आप सभी का आपके अपने इस चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं सरकार के द्वारा लिए गए हाल में निर्णय की, जिसके तहत 2026 में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। सरकार का दावा है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए और देश में जो अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली जा रही है उसको दूर करने के लिए, साथ ही कुछ जातियों का जो संसाधनों पर नियंत्रण है उस नियंत्रण से छुटकारा दिला करके सभी जातिगत समूहों को सामाजिक आर्थिक एकता में बांधने के लिए और आर्थिक विभाजन की खाई को दूर करने के लिए सरकार की यह नीति जरूरी थी। मैं बात कर रहा हूं जातिगत जनगणना 2026-27 की। जी हां, सरकार ने कुछ ऐसे ही दावे किए हैं। मोदी सरकार की यह जो नीति है यह केवल इनकी अपनी व्यक्तिगत पहल नहीं है। जब जब देश में पूंजीवादी सरकारें आती हैं वे इस प्रकार के निर्णय लेती हैं। वास्तविक चरित्र अगर इनका देखा जाए तो सामाजिक न्याय के दावे तो चाहे ये जितने करें, लेकिन समाज को विभाजित करके आपस में लड़वाने की इनकी पुरानी परंपरा रही है। यह आज से नहीं है, यह 1871 से यह घटना जारी है, लॉर्ड मायो के समय से। जब हम बात लॉर्ड मायो या लॉर्ड मेयो की करते हैं तो तब से लेकर के मोदी तक जितनी भी पूंजीवादी सरकारें रहीं उनकी नीति ऐसे ही रही है। देश के चंद पूंजीपतियों को संसाधन बेचना या देना, और उसके बाद से जब बौद्धिक वर्ग आंदोलन कर रहा होता है तो उस बौद्धिक वर्ग के आंदोलन को दबाने के लिए सरकार इस तरीके की नीतियों का सहारा लेती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह नीति पूरी तरीके से गलत ही है, लेकिन इसकी पारदर्शिता हमेशा संशय में रहेगी, क्योंकि पूर्ववर्ती पूंजीवादी सरकारों के द्वारा लिए गए निर्णय हमेशा संशय में ही रहे हैं। मैं इस जातिगत जनगणना की बात करूं तो आजादी के पहले भी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी या ब्रिटिश पूंजीवादी सरकारें थी, वे भी इस तरीके की जनगणनाएं कराती थी और देश में सामाजिक जातिगत विभाजन खड़ा करती थी, ताकि देश की जनता का संसाधनों की लूट पर से ध्यान हट सके। उसके बाद पंडित नेहरू का आना हो रहा है और पंडित नेहरू ने यह जान लिया कि पूरा खेल पूंजीवाद का है। उन्होंने किसी भी तरीके से जातिगत जनगणना को महत्व नहीं दिया और आजादी के बाद से लेकर के 2011 तक कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। हालिया सरकार ने फिर वही नीति को दोहराया है जो 1947 के पहले ब्रिटिश पूंजीवादी सरकारें किया करती थी। हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगे, दलित ब्राह्मणों के बीच में दंगा फसाद, ओबीसी दलित नेताओं को खड़ा करना, ब्राह्मण नेताओं को खड़ा करना, सबको आपस में, मुस्लिम नेताओं को खड़ा करना और सबको आपस में बांटे रखना और लड़वाना, और देश के संसाधन लंदन की तरफ प्रवाहित हो रहे थे। आज भी 14 के बाद से यही चीजें देखने को मिली हैं। तो चलते हैं, हम सरकार की नीति और नीयति दोनों की समीक्षा करते हैं, इस पूरी पॉलिसी की जांच करते हैं, एक एक इसके पहलुओं की कि क्या इसके सकारात्मक या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, क्या इसके नकारात्मक या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं फ्रॉम मायो टू मोदी। तो सबसे पहली चीज, जब हम इस जातिगत जनगणना का सेंसस 2026-27 की बात कर रहे हैं, इससे जानने से पहले हमें इसके इतिहास को समझना होगा कि कब से भारत में जातिगत जनगणना की कहानी चालू होती है। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के पूर्व जातिगत जनगणना, और दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए सहायक साबित होगी फैक्ट्स को पकड़ने में। तो जब हम आजादी के पहले की जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो भारत में जातिगत जनगणना की शुरुआत 1870 के आसपास हुई, जब देश 1857 की क्रांति के बाद से फिर से एकता के सूत्र में बंध रहा था। उसी दौरान लॉर्ड मायो ने निर्णय लिया कि देश को बांटना है तो अलग अलग जातियों को एक दूसरे से लड़वाने के लिए उनके महत्व को अलग अलग इंगित करना होगा। ध्यान रखेंगे, भूख व्यक्ति की होती है, भूख जातियों की नहीं होती है। कोई ब्राह्मण गरीब के घर में अगर रोटी नहीं है तो क्या कोई अमीर ब्राह्मण ले आकर के उसके घर की रोटी दे दिया है? या किसी गरीब दलित के घर में अगर रोटी नहीं है तो क्या कोई अमीर दलित ने उसकी मदद की है? इतने सारे दलित आईएएस अधिकारी बने, कितने दलितों का कल्याण किए। ओबीसी की राजनीति यह पूंजीवादी सरकारें करती रही, हिंदुत्व की राजनीति यह पूंजीवादी सरकारें करती रही सपा, भाजपा और बसपा के माध्यम से। लेकिन क्या सपा में मुलायम परिवार को छोड़ करके कितने यादवों की आर्थिक स्थिति सुधरी? तो जी हां, इसी चीज को आपस में लड़वाने के लिए 1870 में जो पहला प्रयास किया गया था वह लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, ताकि विभेद पैदा किया जा सके। उसके बाद लेकिन यह जनगणना पूरी तरीके से जातिगत जनगणना अनौपचारिक थी। इसकी औपचारिक शुरुआत 1881 में हुई और 1881 से लेकर के 1931 तक लगातार सामाजिक न्याय दिलाने के नाम पर अलग अलग जातियों की जनगणनाएं की जाती रही। आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, हर दशक में यह जनगणना होती थी और सुनियोजित तरीके से इसके परिणाम घोषित होते थे। कुल मिलाकर के अंतिम
जो जातिगत जनगणना हुई थी वह 1931 में हुई थी। उसी 1931 की जनगणना को आधार बना करके ओबीसी रिजर्वेशन 1990 में आ रहा है। ध्यान रखिएगा, अंतिम व्यवस्थित जातिगत जनगणना कब हो रही है? यह हो रही है 1931 में। और उसके बाद 1941 में भी जनगणना का प्रयास किया गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर लग जाने के कारण यह जनगणना पूरी नहीं हो पाई थी। उसके बाद भारत आजाद हो गया, और जब आजाद हो गया तो अंग्रेजी यानी ब्रिटिश पूंजीपतियों और भारतीय पूंजीपतियों की लूट की इस प्रथा को पंडित नेहरू ने रोक लगाया और पूंजीपतियों से संसाधन छीन करके गरीब किसान मजदूरों को आवंटित किए। और उनके लिए सीधा एक ही उद्देश्य था कि राज्य का कार्य है देश की जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराना, जातिगत आधार पर भेद सुनिश्चित करना नहीं। इसलिए प्राइमरी स्कूल खोले गए, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स खोले गए। किसी जातिगत भेदभाव के बिना ये हॉस्पिटल हर लोगों, हर जाति के या हर समूह के, हर मजहब के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करती थी। प्राइमरी स्कूलों में शून्य फीस होती थी, तो चाहे गरीब ब्राह्मण का लड़का हो, चाहे गरीब दलित का लड़का हो, सभी पढ़ते थे। ये थी कांग्रेस की नीतियां। वामपंथी सरकारें हमेशा से ऐसे ही करती चली आई हैं कि वे जाति, धर्म और सेकुलरिज्म और हिंदुवाद और इस्लामिकवाद के पूंजीवादी अवधारणा से खुद को दूर रखती थी। तो कुल मिलाकर के देश का कल्याण सुनिश्चित हुआ, और इसी चीज को ध्यान में रख करके जब पूंजीपति घबराए तो कांग्रेस के विनाश की कहानी अमेरिका और लंदन के इशारे पर रच दी गई। इंदिरा की हत्या हुई और उसके बाद से फिर से पूंजीवादी सरकारें, बीजेपी, ओबीसी का मिलन जुलन के सरकारें 1991 के आसपास आ रही हैं, 90 के आसपास आ रही हैं। तो यह जो मिली जुली सरकारें आई 1990 के आसपास, इन्होंने फिर से वही तरीका अपनाया जो ब्रिटिश सरकार किया करती थी। आया ओबीसी रिजर्वेशन। यह ओबीसी रिजर्वेशन जो कि 50 के दशक में काका केलकर समिति की सिफारिशें भी थी, तो नेहरू ने उसके बावजूद उसको ठंडे बस्ते में डाल रखा था। वह ओबीसी रिजर्वेशन जिसको कि इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था कि जब पूर्ववर्ती जनता पार्टी सरकार 1978 में आई थी तो उसने फिर से पूंजीवादी नीतियों पर चलते हुए ओबीसी जातियों की जनगणना कराई ताकि देश में विभाजन क्रिएट किया जा सके और सरकारी संसाधनों को पूंजीपतियों को बेचा जा सके। इंदिरा गांधी ने जब दोबारा सत्ता ग्रहण कर रही हैं 1980 के दशक में, तो वे इस पे रोक लगा रही हैं। लेकिन फिर क्या था? उनका पतन, और उनके पतन के बाद से बीजेपी के समर्थन से फिर ओबीसी पार्टियां आ रही हैं, जातिगत पूंजीवादी पार्टियां, और इन सभी ने फिर से ओबीसी रिजर्वेशन 1931 की जनगणना को आधार बना करके दे दिया। कितनी बड़ी विडंबना है कि बिना जातिगत भेदभाव के जो कांग्रेस फ्री में राशन बंटवा रही है, गरीबों का कल्याण कर रही है, भाजपा, ओबीसी और दलितों के नाम पर ये 3-4 जो मजहबी जातिगत पार्टियां हैं, इस्लामिक पार्टियां हैं, इन सबके षड्यंत्रों का शिकार देश का आम नागरिक हुआ। क्या आपको इसका औचित्य समझ में आता है कि जो जातियां 1931 में पिछड़ी रही होंगी, क्या 1991 में वही जातियां पिछड़ी थी? 1947 में देश आजाद हो रहा है और आजादी के बाद से एक नए सामाजिक आर्थिक ढांचे का निर्माण हो रहा है, समाजवादी मूल्यों का विकास हो रहा है, और उस समाजवादी मूल्यों में पूंजीपति जो देश के संसाधनों को लूटे हुए थे आम जनता को लड़ा करके, उसको कांग्रेस ले आकर के देश की जनता को फिर से सौंप रही है। जाहिर सी बात है, आम आदमी की इस काल्पनिक मजहबी धार्मिक दुनिया से बाहर निकालने का काम पंडित नेहरू ने किया। एक साइंटिफिक टेम्पर जनता के बीच में परोसने का काम किया कि धर्म का अर्थ घंटी बजाना नहीं होता है, धर्म का अर्थ मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ना नहीं होता है, धर्म का अर्थ होता है सबका कल्याण सुनिश्चित करना, धर्म का अर्थ होता है अध्यात्म, धर्म का अर्थ होता है साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक संवृत्तियों के साथ ईश्वर की पूजा करना। इन आपराधिक सरकारों ने इस तरीके के कार्य किए 1991 तक आते हैं। फिर भी उसके बाद से फिर कांग्रेस आ रही है और कोलिजन की गवर्नमेंट्स, और कुल मिलाकर के फिर जातिगत आरक्षण या जातिगत जो जनगणना है उस पर कुछ हद तक रोक लगाने का प्रयास किया गया। आगे चलकर फिर अटल बिहारी की पूंजीवादी सरकार आई। जी हां, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बार बार पूंजीवादी सरकारें किसको बोल रहा हूं? जो भी सरकार क्षेत्र, जाति या मजहब के नाम पे बनी होती है, राष्ट्रवाद के नाम पर बनी होती है, इस्लामिक राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, इन सब की डीलिंग लंदन से होती है। आप चूंकि पॉलिटिकल साइंस कभी पढ़े नहीं है या वैश्विक राजनीति से परिचित नहीं है, तो आपको बस केवल अपने समूह वाली राजनीति ही सच्ची नजर आती है, दूसरे वाली गलत, जबकि सबकी भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा होता है। तो ये चीजें हुई। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ईमानदारी से देखें तो आजादी के पहले जो जातिगत जनगणनाएं हुई थी 1931 में, वही डाटा बना रहा। बाद की पूंजीवादी सरकारें कोलिजन में आ रही हैं तो उसी आधार पर 91 में रिजर्वेशन दे रही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हाल में जातिगत जनगणना की कहानी कब से चालू हुई। तो इस कहानी की शुरुआत हो रही है सन 2011 से।
जी हाँ, कांग्रेस बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी थी और पूंजीवादी सपा बसपा जैसी पार्टियों के सहयोग से वह किसी तरीके से सरवाइव कर रही थी। इसी दौरान शरद यादव, लालू यादव जैसे पूंजीवादी नेताओं ने फिर से अपना शिगुफा छेड़ा। क्या? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जी हाँ, कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी जाति का, सरकारी नौकरियों पे उतना ही प्रभुत्व या प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और 3% से अधिक कम संख्या वाले ब्राह्मण लगभग 30% के पदों पर काबिज है। तो ध्यान रखिएगा, कोई पद पे जो काबिल होता है उस पद की योग्यता धारण करता है। पद का कार्य सामाजिक आर्थिक संसाधनों का वितरण नहीं होता है, बल्कि योग्यता के अनुसार समय के साथ दक्षता को विकसित करना होता है। यह फंक्शनल परफेक्शनिज्म का विषय है, जिसको कि हम आगे एथिक्स में पढ़ेंगे ना। फिलहाल क्या हो रहा है, कुल मिलाकर के 2011 में केंद्र सरकार, तत्कालीन केंद्र सरकार फिर से विवश हुई अपने इन सहयोगी पार्टियों के दबाव में। क्या लाने के लिए? जातिगत जनगणना कराने के लिए। और जातिगत जनगणना हुआ, किंतु इसके रिपोर्ट समाज में रखे नहीं गए थे। बताया कांग्रेस सरकार ने कि इसमें कुछ त्रुटियां थी जिसकी वजह से इसका खुलासा नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यह किसकी सिफारिश से हुआ था? SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, पहला आजादी के बाद प्रयास कब किया गया था? 2011 में किया गया था। आप बोर्ड में जिस साइड भी लिखा हो देख सकते हैं ना। आंकड़े नहीं आए। अब हम आते हैं अगली स्थिति जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या केंद्र सरकार ही जातिगत जनगणना या जातिगत आरक्षण का प्रयास की है? जी नहीं, इसके पहले दक्षिण के राज्यों में इस तरीके की नीतियां अपनाई जाती रही हैं और ओबीसी रिजर्वेशन आदि के नाम पर रिजर्वेशन की मात्रा 69% से अधिक तक पहुंच गया तमिलनाडु जैसे राज्यों में। उस पर कभी अलग चर्चा करेंगे आरक्षण से। यहां हम केवल जातिगत जनगणना को ले रहे हैं तो उसी के तथ्यों को और उसके आधार पर निर्णय और निष्कर्ष निकालें। तो यह स्थिति आई। अगर हम राज्यवार प्रयास की बात करें तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 2015 से लेकर के हाल के वर्षों में 23 के बीच में कई राज्यों ने अपने यहां जातिगत जनगणना कराने की कोशिश की। इसमें से सबसे पॉपुलर राज्य रहे हैं बिहार, दूसरा रहा है तेलंगाना, तीसरा रहा है कर्नाटक। इन 3 राज्यों ने 15 से 23 के बीच में जातिगत जनगणना की है। हालांकि अगर देखा जाए तो 2023 में बिहार सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जातिगत सर्वेक्षण कराया, उसमें पाया कि बिहार में करीब 60% तक की जनसंख्या ओबीसी और ईबीसी की है, जबकि सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी काफी कम है। यहां तक कि इसमें पाया गया कि SC/ST जातियों की संख्या भी सरकारी नौकरियों में ओबीसी जातियों की तुलना में अधिक है। फिलहाल कुल मिलाकर के राज्यों के द्वारा जो प्रयास किया गया वह भी सराहनीय है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं मिली, संवैधानिक समर्थन नहीं मिला। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हालिया मोदी सरकार जब फिर से बौद्धिक वर्ग उग्र हुआ है, इसकी पूंजीवादी नीतियों को हिंदू बनाम मुस्लिम वाली नीति से जब जनता उब गई है, इसके खिलाफ आक्रोशित हुई है, तो इसने फिर एक नया शिगुफा छोड़ दिया जातिगत जनगणना का कि जी हां, आपस में जातियां लड़ती रहे कि ब्राह्मणों के पास ज्यादा संसाधन है तो दलितों के पास ज्यादा है, तो क्षत्रियों के पास ज्यादा है, जबकि संसाधन किसी के पास नहीं है। मित्र, सब भूखों मर रहे हैं। गांव में जाकर के देख लो, 2-4 परिवारों को छोड़ करके, चाहे ब्राह्मण हो या दलित हो, सब भूखमरी के शिकार है, इस पूंजीवादी सरकारों की लूट के शिकार है। थोड़ा सा यूपीएससी से अलग हटते हुए मैं लेक्चर ले रहा हूं। फैक्ट्स यूपीएससी के लिए यूजफुल है, लेकिन रियलिटी से भी आपको परिचित कराना जरूरी है। आपको क्या लग रहा है कि ब्राह्मण देश के संसाधन खाए हुए? जाकर के देखिए कितने ही ब्राह्मण रिक्शा चला रहे हैं दिल्ली में और बंबई में। गांव के हालात जाकर के देखिए, 5 किलो राशन पे ब्राह्मणों का और दलितों का सबकी परवरिश हो रही है। यही ये पूंजीवादी सरकार चाहती है और ऊपर से जातिगत शिगुफा छोड़ करके सपा बसपा भाजपा जैसी पार्टियां आपको लड़ाई रखती हैं, तो इनका त्याग करना होगा। खैर, फिलहाल हम मुद्दे को चूंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पक्षों पर चर्चा करने के लिए बोले थे, तो आगे चलते हैं हम इस चीज को लेकर के। तो अब ये अपकमिंग जो जातिगत जनगणना हो रही है, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लें एग्जाम के। अगर इसकी हम बात करें तो यह जनगणना 90 वर्ष बाद हो रही है। यह चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1931 की ही जनगणना हमारे पास है। उसके बाद अगर हम देखें तो यह 2 फेजेस यानी 2 चरणों में कराई जाएगी। जो पहला चरण है उसकी शुरुआत अप्रैल में कराई जाएगी। इसके जरिए क्या किया जाएगा? घर घर जाकर के डाटा इकट्ठा किए जाएंगे फर्स्ट फेज में, और फिर उसके बाद से सेकेंड फेज की कार्रवाई चालू होगी, जो कि चालू होगी फरवरी 2027 से। यह पारदर्शी तरीके से होगा, ऐसा सरकार का मानना है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हाउस लिस्टिंग कराया जाएगा फर्स्ट फेज में, और हाउस लिस्टिंग फर्स्ट फेज में कब से होगा? अप्रैल 26 से होगा। हाउस लिस्टिंग कराने के बाद जनगणना की शुरुआत कब से कराई जाएगी? फरवरी 2027 से कराई जाएगी। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां की जलवायु काफी ज्यादा विरल है
और जहां पे माउंटेन एरियाज हैं जैसे कि हिमाचल हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, इन सब क्षेत्रों में जनगणना कराना आसान नहीं होगा। तो इनकी जातिगत जनगणना का जो सेकंड फेज है वह अक्टूबर 2026 में ही आरंभ हो जाएगा। जो हमारे यहाँ 27 में आरंभ हो रहा फरवरी में, यहाँ 26 में ही आरंभ हो जाएगा। तो इससे जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। कुल मिलाकर के अब अगली स्थिति में देखा जाए तो इस पहले डिजिटल सेंसस की और क्या खासियत होंगी, इसका क्या महत्व है, थोड़ा सा मैं अपनी बातों को या पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्टाइज को साइड कर लूं, केवल जीएस पॉइंट से समझूं इसका महत्व क्या है जैसा कि दावा किया जा रहा है। इसके कई सारे महत्व हैं। सबसे पहला महत्व इंपॉर्टेंस दिखाई देता है पॉलिसी मेकिंग में। जी हां, यदि सरकार की नीति साफ है, सुथरी है और पूर्ववर्ती पूंजीवादी सरकारों से मेल नहीं खाती, सपा बसपा या 1947 के पूर्व वाली, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से नीचे निकालने में मदद कर सकता है। समाज में सेवाओं और मूल्यों का आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बेटर तरीके से इंश्योर करेगा। जैसे अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें हैं इसमें पॉलिसी मेकिंग में, तो सबसे पहला आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को सही करेगी सरकार। जैसे कि कुछ ही जातियां ओबीसी जातियों के भीतर रिजर्वेशन की मलाई खा रही हैं। मैं डायरेक्टली अगर मैं व्यक्तिगत परीक्षण बोलूं तो इसमें कहा जा सकता है यादव और कुर्मी। बाकी ओबीसी जातियों की जनसंख्या वैसे ही है जैसे कि 90 या 2000 के दशक में थी। मैं खुद लखनऊ की एक सोफिस्टिकेटेड कॉलोनी में रहता हूं, या इर्द गिर्द जितने भी हैं सब बड़े बड़े मकान कुर्मी जातियों के ही हैं। अब ये जातियां ओबीसी की मलाई तीसरी पीढ़ी खा रही है। वैसे ही राजनीतिक प्रभुत्व की बात करें तो यादव हावी हैं, बाकी अन्य जातियों को कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल पाया या अवसर नहीं मिल पाया। तो इसकी जनगणना कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको किस आधार पर बैकवर्ड माना गया है यादव और कुर्मी को? 1931 की जनगणना के आधार पे, कि जब देश आजाद ही नहीं हुआ था और अंग्रेजी नियम कानून थे, और ये आज तक मलाई खा रहे हैं बैकवर्ड के दायरे में आकर के। कितनी हास्यास्पद बात है। और कितनी ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों के जो परिवार हैं वो आजादी के पहले भी भूखमरी के शिकार थे और आज भी भूखमरी के शिकार हैं। चलते हैं फिर अगली स्थिति में। अगला चीज इसमें क्या दिखाई देगा? सोशल जस्टिस इंश्योर होगा। जाहिर सी बात है कि अगर सरकार ने इसकी नीति साफ है, चरित्र साफ है, हालांकि पूंजीवादी सरकारों की कभी नीतियां साफ रही नहीं, चरित्र साफ रहा नहीं है, साफ है, तो कमजोर वर्गों का अपलिफ्टमेंट होगा। तो बहुत जरूरी चीज ये चीज। फिर उसके बाद क्या चीजें दिखाई देती हैं हमको? अगला चीज हमें दिखाई देता है ग्लोबल कंपैरिजन से। जब हम ग्लोबल कंपैरिजन करते हैं तो केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जो कि अपने यहां जातिगत जनगणना कराए हुए हैं, अन्यथा नहीं। ऐसी स्थिति में अब प्रश्न है कि इन्होंने जो महत्व सरकार बता रही है या सरकारी संस्थाएं बता रही हैं या सरकार समर्थक लोग बता रहे हैं, क्या वे महत्व ही काफी है? जी नहीं, ये इसकी आलोचना को भी समझ लेना जरूरी है। तो सबसे पहले चीज क्या हो सकता है इसका परिणाम? जैसा कि मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि पूंजीवादी सरकारों की हमेशा से यह पॉलिसी रही है कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट की। तो यहां से पॉलिटिकल मिसयूज के लक्षण दिखाई देते हैं। जी हां, जातियों के नाम पर आपको विभाजित किया जाएगा, वोट बैंक आप जाति के आधार पर देंगे। आप तो मोदी जी का हमेशा सुनते ही रहते हैं, बनी दलित की बेटी मुख्यमंत्री, बना यादव का बेटा प्रधानमंत्री, बना ओबीसी का बेटा प्रधानमंत्री, बनी एसटी की बेटी राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पद ओबीसी, एससी, एसटी, ब्राह्मण या क्षत्रिय के लिए हैं, या फिर उस व्यक्ति के लिए हैं जो सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित कर सके, ना कि सबके साथ सबके विकास की बात करे? तो पॉलिटिकल मिसयूज इसका बढ़ेगा और कुल मिलाकर आप फिर से वही हाल होगा जैसे कि मेरे गांव का दलित तब भी पंचर बना रहा था, आज भी पंचर बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वोट बसपा को ही देता है। मेरे गांव का दलित आज से 8 साल 10 साल पहले किसी तरीके से आजीविका ठीक ठाक चला भी ले जा रहा था, तो जब से बीजेपी आई है 5 किलो राशन पे सिकुड़ गया है और दारू पे। यादवों की स्थिति तो मुलायम सिंह ने और लालू यादव ने 90 के दशक पे ही दारू और ताड़ी पर ले आकर के सिमटा दिया था। अब अगली चीजों को हम आगे देखते हैं। अगली चीज क्या है चैलेंजेस में? अगला है मेथोडोलॉजिकल चैलेंजेस। जी हां, कि जो तरीका अपनाया जा रहा है जातिगत जनगणना का, उसमें भी कई प्रकार की चुनौतियां होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, 2011 की जनगणना हुई थी तो जो कमियां उसमें निकल करके आई, वही कमियों की संभावना इस मेथोडोलॉजी में भी है, यानी ट्रस्ट डेफिसिट कह सकते हैं इसको लेकर के। 2011 की जनगणना पे किसी को भरोसा नहीं था, तो क्या गारंटी है कि यह जनगणना सही ही कराई जाएगी? फिर उसके बाद टेक्निकल एरर्स अलग आएंगे। चूंकि डिजिटल जनगणना है तो कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें जो चैलेंजेस आएंगी डाटा को इकट्ठा करने में, वह भी समस्याएं खड़ी करेंगी। जो कर्मचारी जाएगा दरवाजे पर और जो रिकॉर्ड बना रहा है उसका चरित्र, चाल चरित्र कैसा है, ये सारी चीजें भी इसमें समस्याएं खड़ी करेंगी। तो कुल मिलाकर के ये मूल समस्याएं ये हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राज्य स्तरीय कर्मचारी ही इस तरीके का सर्वेक्षण करते हैं
और उनके ऊपर कभी भी देश की जनता का पूरा भरोसा नहीं रहा है। फिर अगली समस्या क्या चीज दिखाई दे रही है? निजी बातों यानी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन दिखाई देता है आर्टिकल 19 के तहत। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सही जानकारी दे रहा है तो किसके पास जेब में कितना पैसा है, वैसे ही देश की जनता को 10 सालों में खूब लूटा गया है सार्वजनिक डाटा के नाम पर। फिर उसके बाद से या सरकार हमारी गोपनीयता भंग कर रही है। अब जो बचा खुचा रोटी है, यह डाटा भी अगर सरकार के पास चला जाएगा तो पूंजीपतियों के लिए हम और भी आसानी से शिकार हो जाएंगे। निश्चित तौर पे पूंजीवादी सरकारें जो उसके इलेक्टोरल फंड से चलती हैं, हमारे छोटे छोटी बातें, हमारी छोटी छोटी रोजी रोटी से जुड़ी हुए मुद्दे वह पूंजीपतियों तक सौंप देंगी और वे मार्केटिंग के जरिए हमारे आपके जेब से और पैसे की उगाही करेंगे। अगली चीज इसमें क्या चीज दिखाई दे रही है? अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एंड कॉस्ट। जी हां, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल आदि राज्यों में जनगणना कराना इतना आसान नहीं होगा। बर्फबारी, फिर उसके अलावा घुमंतु जनजातियों की जनगणना कराना, यह भी एक जटिल समस्या होगी। अगली चीज देखें तो इंडिपेंडेंट ऑडिट सिस्टम यदि नहीं है, इस पूरे जनगणना कराने के बाद उसका परीक्षण करना कि यह जो जनगणना हुई है सही हुई है कि नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में इस पूरी प्रक्रिया में लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए बर्बाद करने के बाद कोई आउटकम नहीं निकलेगा। तो अब तक इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट सरकार कैसे कराएगी, इसको लेकर के सरकार ने कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं दिया है। कुल मिलाकर के यह अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट्स हैं उसको आप लोग ध्यान रखिएगा और विश्लेषण को आप अपने तरीके से एथिकली हैंडल कर लीजिएगा फॉर्मल वे में। फिलहाल अंतिम निष्कर्ष की तरफ हम पहुंचे तो क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं? कुल मिलाकर के जो जातिगत जनगणना है यह केवल सांख्यिकी परीक्षण मात्र नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और सामाजिक विकास की दिशा को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और 90 साल बाद जो यह जनगणना हो रही है उसके जो परिणाम होंगे बहुत ही दूरगामी दिखाई देंगे। या तो सकारात्मक दिखाई दिए तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा और देश लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के प्रति और जागरूक होगा और सहभागी लोकतंत्र की संभावनाएं और बढ़ेंगी। कुल मिलाकर के एक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना होगी अगर इसका उद्देश्य सही है, सरकार की नीति की जो डाटा इकट्ठा किए जा रहे हैं वे डाटे सही हैं तो। अन्यथा फिर वही हाल होगा कि जातिगत आधार पे फिर पूंजीपति एक हाथ में बीजेपी को एक तरफ खड़ा करेगी और दूसरे हाथ में सपा बसपा जैसी अन्य पार्टियों को, कुर्मी पार्टियों को खड़ा करेगी और ये आपस में हमें आपको लड़ाएंगे और देश के संसाधन फिर उसी के पास चला जाएगा। किसके पास? बिल्ली के पास, जो दो बंदरों को लड़वा रही है, यानी पूंजीपति के पास।